सो गाइस, आज की जो मूवी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मूवी देखने के बाद आपको मजा भी आने वाला है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मूवी के स्टार्ट में हमें एक फिशरमैन दिखाया जाता है जिसका नाम सरेक्यूस है और लोग इसे सर्कस नाम से बुलाते हैं। सर्कस जब मछली पकड़ने के लिए जाल समंदर में फेंकता है तो इसके जाल में एक खूबसूरत सी लड़की फंस जाती है। ये देखकर सर्कस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जब इसके पास आता है तो देखता है कि लड़की अभी जिंदा है, लेकिन पानी में होने की वजह से इसके लंग्स में पानी भर जाता है। तो किसी तरीके सर्कस इसे होश में लाता है। ये उस लड़की से उसका नाम और पता मालूम करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की इसे कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। इस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब थी तो सर्कस इसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है तो लड़की इसे साफ मना कर देती है। लेकिन हॉस्पिटल जाने के लिए जब सर्कस इसे ज्यादा फोर्स करता है तो ये लड़की दोबारा से पानी में छलांग लगाने की कोशिश करती है। तो ये सुनकर सर्कस उसकी बात मान जाता है। ये लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी और किसी से मिलना नहीं चाहती थी तो सर्कस इसे अपनी माँ के घर ले जाने का फैसला करता है। असल में सर्कस की माँ की डेथ के बाद उसका घर बिल्कुल खाली था और उसके घर के आसपास कोई भी नहीं रहता था तो सर्कस उसे वहाँ ले जाने का फैसला करता है। सर्कस उसे खाने के लिए अपना लंच देता है और अपनी बेटी के पास चला जाता है। सर्कस थोड़ा सा लेट हो चुका था इसलिए उसकी एक्स वाइफ मोरा उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि मोरा एक गुस्से वाली औरत है जिसकी वजह से इनकी डिवोर्स भी हो गई थी। खैर सर्कस की बेटी का नाम एनी है जिसे वो लेकर डॉक्टर के पास जा रहा था। असल में एनी की किडनी खराब थी और इसे ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, लेकिन अभी तक इन्हें कोई डोनर नहीं मिला था और डोनर के ना मिलने पर डायलिसिस किया जाता है। असल में लेट हो जाने की वजह से पहले तो डॉक्टर्स डायलिसिस करने से मना कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में मान जाते हैं। जब डायलिसिस चल रहा होता है तो एनी सर्कस से कोई स्टोरी सुनाने के लिए कहती है। यहाँ सर्कस उसे अपनी ही स्टोरी सुनाने लगता है कि एक फिशरमैन के जाल में एक खूबसूरत सी लड़की फंस जाती है। ये सुनते ही एनी उसे कहती है कि क्या वो लड़की सल्की थी। सल्की असल में एक चिल्ड्रंस के नॉवल का एक कैरेक्टर है जो अपनी दुनिया से यहाँ के लोगों के बीच आती है। अगर सल्की अपना कोट जमीन के अंदर दफन कर देती है तो वो 7 साल तक यहाँ पर रह सकती है। एनी असल में उन नॉवेल्स पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी, इसलिए वो सर्कस की इन बातों को बहुत गौर से सुन रही थी। लेकिन सर्कस की स्टोरी अभी तक अधूरी थी इसलिए एनी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता। खैर डायलिसिस के बाद सर्कस एनी को घर ले आता है, लेकिन अभी भी मोरा का सर्कस के साथ बिहेवियर बहुत बुरा था। उसके बाद अगले दिन सर्कस उस लड़की से दोबारा से मिलने जाता है। तब इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं। जब सर्कस मछली पकड़ने के लिए जाने लगता है तो ये लड़की उसके साथ जाने को कहती है। सर्कस उसे कहता है कि वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, तुम वहाँ नहीं जा सकती, लेकिन ये लड़की उसके साथ जिद करती है और वो उसके साथ चली जाती है। जब ये लोग फिशिंग कर रहे थे तो सर्कस इसे कहता है कि क्या तुम्हें अपना नाम याद आया। तो वो लड़की इसे कहती है कि तुम मुझे ओनडीन नाम से बुला सकती हो। ओनडीन को अपना पास्ट बिल्कुल याद था, लेकिन वो सर्कस से कहती है कि मुझे अपना पास्ट बिल्कुल याद नहीं। ओनडीन जैसे ही गाने लगती है तो सर्कस के जाल में बहुत अच्छी अच्छी मछलियाँ फंसने लगती हैं और इसका बैड लक गुड लक में बदलने लगता है। इस पर सर्कस उसे रोज फिशिंग करने के लिए अपने साथ आने को कहता है और साथ ही उसके साथ कुछ परसेंट शेयर करने का भी कहता है, लेकिन वो लोगों से मिलना नहीं चाहती थी। तो इस पर सर्कस उसे कहता है कि तुम मुझसे भी तो मिलती हो। जिस पर ओडिन उसे कहती है कि मुझे तुमसे मिलना अच्छा लगता है। ये सुनकर सर्कस को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वो मार्केट जाकर सर्कस के लिए कुछ कपड़े खरीदता है। सर्कस को ओडिन का साइज पता नहीं था, जिस पर वो ओडिन के लिए शॉप ऑनर के ही साइज के कपड़े खरीद लेता है। इसके बाद सर्कस फिर से अपनी बेटी को मिलने जाता है और वहाँ पर उसे अधूरी कहानी सुनाने लगता है। सर्कस उसे बताता है कि जो लड़की उससे मिली थी उसके पास एक मैजिक था जो गाना गाकर मछली को अपनी तरफ बुला लेती थी। खैर जब सर्कस ओडिन के पास जाता है तो उससे पूछता है कि तुम और कितने दिन यहाँ पर रहने वाली हो। जिस पर ओडिन उसे कहती है कि आप मुझे यहाँ कितने दिन रहने दोगे। जिस पर सर्कस उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पूरी जिंदगी रखने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर ओडिन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर एनी अपने फादर की उस स्टोरी को काफी ज्यादा सीरियस लेने लगती है और इस स्टोरी को और ज्यादा डिटेल से देखने के लिए एक लाइब्रेरी चली जाती है। यहीं पर हम सर्कस को देखते हैं कि वो आज चर्च में कन्फेशन करने के लिए आया हुआ था। सर्कस पहले बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता था, लेकिन 2 साल पहले उसने अल्कोहल छोड़ दी थी। सर्कस यहाँ की हुई चोरी और ओडिन के बारे में बिल्कुल सच बता देता है। बीस्ट को भी सर्कस की बात सुनकर काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो उसे टाइम टू टाइम स्टोरी बताने का कहता है। एक दिन एनी सर्कस के घर आ जाती है और वो वहाँ ओडिन को देख लेती है। असल में एनी को पता था कि सर्कस उससे कुछ तो छुपा रहा है, इसलिए वो सब कुछ जानने के लिए सर्कस के घर खुद ही आ जाती है। वहाँ आकर वो ओडिन से कहती है कि क्या तुम मुझे अपनी मैजिकल पावर की वजह से ठीक कर सकती हो। मुझे ये तो पता है कि तुम्हारे पास एक कोट है जिसे दफनाने के बाद तुम 7 साल तक यहाँ रह सकती हो। खैर ओडिन को तो इसकी
बातों की कुछ समझ नहीं आती कि ये किस मैजिकल पावर और कोड की बात कर रही है। यहाँ पर हम सर्कस को देखते हैं जो एनी की बताई हुई स्टोरी को जानने के लिए लाइब्रेरी आया हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्कस को ऐसा भी लगता था कि ओडिन किसी दूसरी दुनिया से आई है। इसके बाद हमें सर्कस के टाउन में ही एक स्ट्रेंजर को दिखाया जाता है जो ओडिन की तलाश में ही आया था। उसके बाद अगले दिन ये दोनों फिर से फिशिंग करने के लिए चले जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। जैसे ही ओडिन गाना शुरू करती है तो सर्कस के जाल में काफी अच्छी अच्छी मछलियां आने लगती हैं। इसी दौरान कुछ गार्ड्स सर्कस की शिप देखने आते हैं, इसलिए सर्कस ओडिन को छुपा देता है। जब ये लोग सर्कस से पूछते हैं कि तुम इतने छोटे से जाल में इतनी ज्यादा मछलियां कैसे पकड़ लेते हो, तो वो आसपास देखते हैं तो उन्हें ओडिन भी मिल जाती है। इसलिए ये ओडिन के बारे में सर्कस से सवाल जवाब पूछने लगते हैं। तो सर्कस इन्हें कहता है कि क्या लड़की को लाना जुर्म है। खैर गार्ड्स के पास इसका कोई जवाब नहीं होता तो वो यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर ओडिन को ये डर था कि अब उसके बारे में सभी को पता चल जाएगा, क्योंकि इनका टाउन बहुत छोटा था और यहाँ छोटी छोटी बात बहुत जल्दी फैल जाती थी। तो सर्कस उसे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद ओडिन भी सभी के सामने आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर सभी की नजर ओडिन पर अटकी होती है, जिसे देखकर ओडिन को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। जब ये दोनों टाउन में घूमने जाते हैं तो वहाँ इन्हें एनी भी मिलती है। ये लोग कपड़ों वाली शॉप पे जाते हैं और वहाँ ओडिन अपने लिए कपड़े लेती है, क्योंकि सर्कस ने जो इसके लिए कपड़े लिए थे वो इसके साइज के नहीं थे। एक दिन जब एनी और ओडिन अकेले होते हैं तो ओडिन एनी को स्विमिंग भी करवाती है। इसी बीच ओडिन को पानी में से एक नेट भी मिलता है, जिसे देखकर एनी को लगता है कि ये ओडिन का कोट है और वो उससे कहती है कि हम इस कोट को दफना देते हैं, तुम 7 साल तक यहाँ और रह सकती हो। एनी के कहने पर ओडिन इसे दफना देती है। उसके बाद एनी ओडिन से इसके हस्बैंड के बारे में पूछती है। अभी तक इन दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर ओडिन का हस्बैंड ही है। एक दिन टाउन में कोई छोटा सा फंक्शन होता है जिसमें ओडिन का हस्बैंड भी था। यहाँ पर एनी ओडिन की मैजिकल पावर देखना चाहती थी, इसलिए वो पानी में कूद जाती है। तो एनी के पीछे ओडिन भी पानी में छलांग लगा देती है और उसे बचा लेती है। और इसी बीच ओडिन को उसका हस्बैंड भी देख लेता है। सर्कस जब एनी को घर लाता है तो मोरा उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि मोरा को लगता है कि सर्कस ओडिन की वजह से एनी पर ध्यान ही नहीं देता। उसके बाद ओडिन और सर्कस घर आ जाते हैं। घर आने पर ओडिन सर्कस से कहती है कि क्या तुम्हारा नाम सर्क्यूस है, और तुम्हारा नाम तो सर्क्यूस है तो तुम्हें लोग सर्कस क्यों कहते हैं। जिस पर सर्कस उसे कहता है क्योंकि मैं पहले सर्कस में काम करता था, इसलिए लोग मुझे सर्कस नाम से बुलाते हैं। सर्कस ओडिन और अपने रिलेशन के बारे में बीस्ट को भी बताता रहता है। यहाँ पर ओडिन का हस्बैंड ओडिन के बारे में जानने के लिए सर्कस के पास आता है, लेकिन सर्कस उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद वो उसके घर आ जाता है। इसे देखकर एनी घर के पिछले रास्ते से भाग जाती है। सर्कस ओडिन को ढूंढता हुआ उसके पास आ जाता है और ओडिन उसे कहती है कि काश मैं एनी की बीमारी उससे दूर कर पाती। यहाँ पर मोरा, एनी और उसका हस्बैंड कार से घर वापस आ रहे थे और ड्रंक होने की वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर मोरा के हस्बैंड की तो डेथ हो जाती है, लेकिन मोरा और एनी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर सर्कस और ओडिन भी आ जाते हैं। यहाँ पर मोरा के हस्बैंड की किडनी एनी से मैच हो जाती है और उसके बाद एनी को किडनी भी मिल जाती है और यहाँ ओडिन की विश भी पूरी हो जाती है। अगले दिन मोरा खुद को इस सब का जिम्मेदार ठहरा कर सर्कस को एनी की जिम्मेदारी दे देती है और साथ ये भी कहती है कि तुम्हें ओडिन को दूर करना होगा। सर्कस ये सब कुछ ना चाहते हुए भी मोरा की बात मान जाता है और रात को ओडिन को उसी जगह पर छोड़ आता है जहाँ से वो उसे मिली थी। लेकिन सुबह जब बीस्ट सर्कस को सैड हालत में देखता है तो वो उसे ओडिन को वापस लाने का कहता है और बीस्ट की बात मानकर सर्कस ओडिन को वापस लेने के लिए चला जाता है। यहाँ पर ओडिन उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि मैं रोमानिया में एक स्लेव थी और एक स्मगलर मेरे जरिए ड्रग सप्लाई करता था। एक दिन मुझे और मेरे हस्बैंड को पुलिस ने स्मगलिंग करते हुए पकड़ लिया। मेरे हस्बैंड ने ड्रग्स को बचाने के लिए मुझे ड्रग्स के साथ पानी में बहा दिया और इसी के दौरान मैं तुम्हारे जाल में आकर फंस गई। जब ये दोनों घर आते हैं तो ओडिन के हस्बैंड के साथ एक ड्रग सेल करने वाला आदमी भी आता है, जो ओडिन को धमका कर उससे ड्रग्स मांगता है। उसके बाद ओडिन वही जाल निकालने जाती है जो एनी और उसने दफनाया था, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर वो जाल नहीं था और उसी जाल में ड्रग्स थे, लेकिन वो वहाँ नहीं होता क्योंकि एनी ने उसे किसी और जगह दफना दिया था ताकि ओडिन यहीं पर रहे। उसके बाद ओडिन एनी से उस जगह के बारे में पूछती है, जिसके बाद वो उस आदमी को वो ड्रग्स दे देती है और अपने हस्बैंड को पानी में धक्का देकर उसे मार देती है, क्योंकि वो एक बुरा इंसान था। ओडिन किसी और कंट्री की थी, इसलिए पुलिस उसे अपनी कंट्री भेजने के लिए उसका इंतजाम करती है, लेकिन सर्कस ओडिन से शादी करके उसे अपने पास ही रखने का इरादा कर लेता है। उसके बाद एनी, ओडिन और सर्कस अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगते हैं। खैर यहीं पर ये मूवी एंड होती है। होपफुली आप सभी को मूवी पसंद आई होगी। वीडियो को काइंडली लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।